क्या राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट सीट से आने वाले इंतखाबात में एक सर्विंग आईएएस ऑफिसर बीजेपी के कैंडिडेट होंगे? ये एक सवाल है। आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि हमने पिछले कुछ दिनों में ये सवाल अलग अलग मौकों पर बार बार सुना और कुछ के लिए ये सवाल अपने आप में नया होगा। मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ और मेरा काम सवाल पूछना नहीं है बल्कि खबर दिखाना है, और मैं आपको इस सवाल के पीछे की खबर सुनाऊंगा। हम शुरुआत करेंगे बुजुर्गों की एक बात से जो ये कहा करते थे कि धुआं तभी उठता है जब आग चाहे कम ही हो लेकिन लगी हुई हो। अब ये सवाल पैदा क्यों हुआ? कुछ ना कुछ बात ज़रूर होगी जिसकी वजह से आज समाज में ये सवाल सफ़र कर रहा है। हम शुरुआत करते हैं इस सवाल की गहराई की। सबसे पहले जिस पार्लियामेंट्री सीट, जिस लोकसभा सीट की बात हो रही है वो राजौरी अनंतनाग या अनंतनाग राजौरी पुंछ लोकसभा सीट है। आप सब जानते हैं कि इससे कबल राजौरी पुंछ का इलाका जम्मू पुंछ लोकसभा सीट में था, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन की कुछ वक्त कबल हुई एक्सरसाइज के बाद राजौरी पुंछ के इलाके को उठाकर साउथ कश्मीर के इलाके के साथ जोड़ा गया और एक नई लोकसभा सीट तैयार हुई जिसका नाम राजौरी अनंतनाग या अनंतनाग राजौरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आप पॉलिटिकल डायमेंशन समझिए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा इलेक्शंस का बिगुल बुझाया और फिर एक मीटिंग मुनक्किद होती है जम्मू बीजेपी ऑफिस में, जहां जम्मू कश्मीर की कुल 5 लोकसभा सीट्स में कौन से कैंडिडेट्स प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं, कौन से नाम वजनी हैं जिन्हें कि लोकसभा इंतखाबात में इलेक्शंस में मैदान में उतारा जा सकता है, उस पर बात होती है। और फिर जम्मू व कश्मीर इकाई की तरफ से पैनल रवाना कर दिया जाता है। कुल 5 लोकसभा सीट्स के पैनल में जम्मू सूबा की कुल 3 सीट्स, हालांकि 2 सीट्स पूरी तौर पर हैं, एक सीट जो राजौरी अनंतनाग सीट है ये आधी सीट मानी जा रही है। ये पैनल भी दिल्ली गया, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली में से सिर्फ जम्मू और जो कठुआ डोडा किश्तवाड़ वाली सीट है वहाँ के नामों का ऐलान हुआ और राजौरी अनंतनाग की सीट पर नाम का ऐलान नहीं हुआ है। ये एक सवाल के अंदर का सवाल। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे कुछ और सोच रही है और हम कुछ और इसी वजह से यहाँ कैंडिडेट के नाम का ऐलान होने में देरी है? वो वक्त बताएगा। अब दूसरी चीज कि किस अफसर की बात चल रही है। एक आईएएस ऑफिसर क्या बीजेपी के कैंडिडेट होंगे? आखिर वो अफसर हैं कौन? मैं नाम बिल्कुल भी नहीं लूंगा, हालांकि उस नाम से शायद आप में से ज्यादातर लोग वाकिफ ही हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि सहाफत के कुछ असूल हैं। जब तक कागज पर नाम नहीं आता तब तक मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि वो एक नौजवान आईएएस अफसर खित्ताए पीर पंचाल से ही हैं और मैं आपको बताता चलूं कि खित्ताए पीर पंचाल के एक ज़िला के वो पहले आईएएस ऑफिसर हैं और उनके सिविल सर्विसेज में आने के बाद नौजवानों को एक नई ताकत मिली थी और उसके बाद एक और रुझान पैदा हुआ था पीर पंचाल खित्ते में और ख़ासकर उस सरहदी ज़िला में कि यहाँ के नौजवान भी टैलेंट रखते हैं और मेहनत करके वो मुल्क के सबसे अजीम एग्ज़ाम यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्ज़ाम को, या जो यूपीएससी के तहत आता है, उसे भी पास कर सकते हैं। ये जो ऑफिसर हैं ये काफ़ी ज़्यादा राजौरी व पुंछ अजला की आवाम के दिलों में बसे हुए हैं। इन्होंने अब तक जम्मू व कश्मीर के कुल 5 अजला में बतौर डिप्टी कमिश्नर अपनी खिदमात दी हैं और इसमें ख़ास करके उन्होंने कश्मीर के कुल 2 अजला में, इसके अलावा जम्मू सूबा के कुल 3 अजला में बतौर डिप्टी कमिश्नर काम किया, जिसमें खित्ताए पीर पंचाल के दोनों सरहदी ज़िला भी आते हैं। यहाँ ये भी डिप्टी कमिश्नर के तौर पर अपनी खिदमात देते रहे और आज भी लोग इनके उस वक्त को याद करते हैं जब इन्होंने इस इलाका में, ये जो दोनों अजला हैं पीर पंचाल खित्ते के, यहाँ बतौर डिप्टी कमिश्नर काम किया था। और मुझे वो दिन याद है कि जब ये यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर थे तो नौजवानों के साथ इनका सीधा राब्ता भी था और ये इस तरह से काम करते थे कि आवाम के लिए इनके दफ्तर के दरवाजे खुले रहें ताकि लोगों को ज़िला के सबसे बड़े अफसर से मुलाकात करने में कोई भी दुश्वारी ना हो। और मैं ये भी कहना ज़रूरी समझूंगा कि ये एक ऐसे अफसर थे
जिनका समाज के हर एक तबके के साथ राब्ता था, या हम कहें कि पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज के हर एक वर्ग से आए हुए शख्स का इनके साथ सीधा राब्ता था। और अगर हम रजौरी व पुंछ अजला के समाज को अलग अलग तरीक़ों से देखते हैं, चाहे उसमें आप कास्टिज़म पे चले जाएं या रिलीजनिज़म पे चले जाएं, तो हर एक कास्ट, हर एक रिलीजन, हर एक इलाके के लोगों के अंदर इनका नाम था, और ये उस इलाका में रहने वाले लोगों को व उस कास्ट के लोगों को, किसी भी कास्ट के लोगों को या हर एक रिलीजन के लोगों के साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। और इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि इस अफसर की समाज के हर एक तबके के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी थी, और यकीनन आज भी है। उस अफसर का नाम चल रहा है। अब जब हमने कुछ पॉलिटिकल पंडित्स और कुछ एक पॉलिटिकल सोर्सेज से बात की, खास करके जो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, उनका ये साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का एक अपना तौर तरीका है, और तब तक पार्टी का कोई भी लीडर अपनी जुबान से ऐसा कोई नाम नहीं ले सकता जो पैनल में हो या जो एक प्रोबेबल कैंडिडेट हो, जब तक कि पार्टी कमांड उसके नाम पर मोहर ना लगाती और कागज पर लिख कर उसका नाम सामने ना आता। लेकिन इनका ये साफ कहना है, और जिस चीज़ को उन्होंने मोहर लगाकर मुझे बताया कि हाँ, उस सिविल सर्विसेज ऑफिसर का, या हम कहें कि उस आईएएस ऑफिसर, सर्विंग आईएएस ऑफिसर का नाम पार्ट ऑफ डिस्कशन है, और उस पर काफ़ी हद तक बात हुई है, डिस्कशन हुई है, उसके नाम को देखा गया है, और पार्टी की जो सीनियर मोस्ट लीडरशिप है वो उस नाम को अपनी नज़रों में लेकर चल रही है। उसके बाद हमें यह भी पता चला कि इंडिपेंडेंट तौर पर रजौरी व पुंछ अजला के अलावा जो रजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट है, यहाँ के जो कश्मीर वादी का इलाका है, यहाँ इंडिपेंडेंट सर्वेज भी हुए हैं, जिसमें इस अफसर के नाम पर भी बात करवाई गई, लोगों से रुझान लिया गया, और उसमें भी इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव निकल कर सामने आए। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये आईएएस ऑफिसर कहीं ना कहीं उस मरहले में है कि कुछ ही दिनों के बाद ये आपके सामने एक कैंडिडेट हो सकते हैं। मैं दोबारा दोहराता चलूँ, हो सकते हैं। और कुल मिलाकर जो सवाल था कि क्या बीजेपी की तरफ से रजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट में एक यंग आईएएस अफसर को कैंडिडेट के तौर पर उतारा जाएगा, तो उसका जवाब हाँ या ना में तो अभी नहीं मिला, लेकिन ये ज़रूर है कि ये सवाल गलत नहीं है। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जब हमने उन ऑफिसर के कुछ एक करीबी लोगों से बात की, तो उनका ये साफ कहना था कि वो फिलहाल इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी भी शख्स की एक अपनी राय है। अगर कोई भी शख्स हिंदुस्तान की जमहूरियत में रहता है तो उसे हक है कि वो किसी भी तरह से अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो वोटर के तौर पर हो या एक कैंडिडेट के तौर पर। तो इस चीज़ के बीच उनका ये साफ कहना है कि अगर वो आईएएस ऑफिसर भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पर या किसी भी तरह से इलेक्शन में उतरना चाहे, तो ये उनका पूरी तरह से एक पर्सनल डिसीजन रहेगा। लेकिन उनका ये साफ कहना है कि इस ऑफिसर की एक्सेप्टेबिलिटी को देखते हुए, जो इन्होंने काम किए उसको मद्देनज़र रखते हुए, ये लोग दिन रात एक करेंगे, ताकि अगर कहीं वो सियासत के मैदान में उतर कर इंतखाबात लड़ते हैं तो उन्हें कामयाब बना दिया जाए। जो इनके करीबी थे, इन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया, हाँ या ना में जवाब तो नहीं दिया, और इनका ये भी कहना था कि इन्हें इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि ये किसी भी शख्स का एक पर्सनल डिसीजन है, एक ज़ाती फैसला है। लेकिन उन्होंने इसे ना तो इनकार किया। इसके अलावा अब मैं आपको दोबारा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ एक लोगों के पास ले चलता हूँ। हालांकि वो कोई लोग पार्टी के लीडर नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे सियासी एक्सपर्ट्स, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, जिन्हें कि हम पॉलिटिकल पंडित्स कहते हैं, जो कि सियासत की काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं और उन्हें पता है कि किस तरफ क्या हो रहा है। उनका ये साफ कहना है कि रजौरी व पुंछ अजला, जो कि हिंदुस्तान के दो आखिरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जिसके बाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का इलाका शुरू होता है, और रजौरी व पुंछ अजला यानी कि डिस्ट्रिक्ट हमेशा खबरों में रहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की वजह से। इनका ये साफ कहना है कि ये इलाका पूरा इन्होंने बहुत मार झेली। आप चाहे 1947 से लेकर 1965 और 1971 और फिर 1999 की बात करें,
या फिर इंसर्जेंसी पीरियड की बात करें जो आज भी चल रहा है। इनका ये साफ कहना है कि इस इलाके ने काफ़ी मार झेली है, इस इलाके को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन पिछले कुछ एक वक्त में मरकजी हुकूमत यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़रों में ये इलाका सीधी तरह से है, जिसका आप अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस इलाका में जो मरकजी वजीर दाखिला या मरकजी वजीर दफा यानी कि यूनियन होम मिनिस्टर और यूनियन डिफेंस मिनिस्टर, उनके कई दौरे हुए हैं और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ये सोच सकती है, यानी कि मरकज़ और ख़ास करके बीजेपी ये सोच सकती है कि क्यों ना इस इलाके को डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन दे दी जाए। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन मतलब इसी इलाके के कैंडिडेट को इसी इलाके में इलेक्शन लड़वा कर और फिर जितवा कर और इस इलाके का सीधा राब्ता दिल्ली से कायम करवा दिया जाए। और ये बात अगर आप सियासी जहन से सोचेंगे तो दुरुस्त भी नज़र आती है और वजनी नज़र आती है, क्योंकि अगर किसी भी इलाके को आपने अपने साथ सीधे तौर पर सियासत या हुकूमती तौर पर जोड़ना है तो आप उस इलाके को रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, उस इलाके के ही नुमाइंदे को अपने बीच चुनकर बिठा दीजिए, उस इलाके के नुमाइंदे के जरिए उस इलाके के मसाइल को हल कीजिए, तो लोग तो आपके रहेंगे। तो इन पॉलिटिकल पंडित्स की इस बात में वजन लगा और इसलिए ये बात भी मैंने आपके सामने रख दी। तो कुल मिलाकर जो सवाल है, क्या बीजेपी की तरफ से एक यंग IAS ऑफिसर को इस सीट से मैदान पे उतारा जा सकता है, इस सवाल का जवाब तो अभी नहीं मिला, लेकिन ये सवाल पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता। और मैं तो कहूँगा अगर मुझे ज़ाती तौर पर कोई पूछे कि ये सवाल सही हो सकता है या गलत, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ सवाल सही है, लेकिन कुछ एक वक्त के बाद ये चीज़ साफ़ होगी कि क्या ये मंसूबा, ये प्रपोज़ल पाए तकमील तक पहुँचा, यानी कि उस आखिरी मरहले तक पहुँचा जिसके बाद हमारे सामने एक सरप्राइज़ हो सकता है। तो कुल मिलाकर सियासत वक्त के साथ किस तरफ करवट लेगी वो तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन यकीनन आने वाला पार्लिमानी इंतखाबात खास करके राजौरी अनंतनाग सीट में काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। शुक्रिया।